हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं हिंदी का जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वह एक ऐसा टॉपिक है कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे वीडियो का एग्ज़ाम हुआ या लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ, उत्तर प्रदेश जो यूपी ट्रिपल एस सी है उसका कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं और हिंदी संबंधी कोई भी टॉपिक आता है, हिंदी अगर उसमें आती है, तो हिंदी में ये जो टॉपिक है वो इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। और ये जो टॉपिक है वो हिंदी का आधार है। क्या है? आधार है, प्लेटफ़ॉर्म है। यदि इस टॉपिक को आप ठीक तरह से तैयार कर लेते हैं, तो मैं जानता हूँ आप संधि को बहुत आराम से कर ले जाएँगे। इसलिए इस टॉपिक का नाम है वर्ण विचार। मैं आपको आज वर्ण विचार के बारे में बताऊँगा। वर्ण विचार क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। तो आइए मित्र, इसका हम अध्ययन करते हैं। देखिए, वर्ण विचार ये क्या एक भाषा होती है। क्या होती है? भाषा होती है। वर्ण विचार का मतलब ये होता है कि जैसे मनुष्य है, मनुष्य ने सबसे पहले एक कोई ध्वनि निकाली होगी। उस ध्वनि को किस सिंबल द्वारा, किसी भी सिंबल द्वारा उसे प्रस्तुत किया होगा। जैसे मनुष्य ने ध्वनि निकाली, व्यक्ति ने, मनुष्य ने, आदमी ने जो ध्वनि निकाली, उसने उस ध्वनि को उसने सिंबल में, इस सिंबल के रूप में प्रतीत किया। जैसे म को इस तरह प्रतीत किया, प को इस तरह प्रतीत किया, च को इस तरह प्रतीत किया। ये क्या है? सिंबल है। ये क्या है? सिंबल है। अ को इस तरह प्रतीत किया, ये अ है। न को इस तरह प्रतीत किया, ये क्या है? सिंबल है। ये क्या है? सिंबल है। तो इन सिंबलों को ही क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। यहां पर एक छोटी सी बात ये है कि जो वर्णों से मिलकर के भाषा बनती है, वर्ण से मिलकर के क्या बनती है? भाषा बनती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा कि हमारी जो भाषा थी, हमारी जो भाषा थी, सबसे प्राचीन काल में अगर वेदों की बात की जाए तो वेदों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। कौन सी थी? शुरुआत की भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। कभी इसका क्रम पूछ नहीं जाता मित्र, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, इसलिए मुझे बताना बीच में मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारी शुरुआत की भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। उसके बाद जो दूसरी भाषा हुई पाली भाषा हुई। कौन सी भाषा हुई? पाली भाषा हुई। संस्कृत से कौन सी भाषा बनी? पाली भाषा बनी। उसके बाद प्राकृतिक भाषा बनी, प्राकृत भाषा बनी। कौन सी भाषा बनी? प्राकृत भाषा बनी। इसे अर्ध मगधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अर्ध मगधी भी कहते हैं। इसे अर्ध मगधी के नाम से जाना जाता है। इसे किसके नाम से जाना जाता है? अर्ध मगधी के नाम से इसे जाना जाता है। उसके बाद जो भाषा बनी, अपभ्रंश भाषा बनी। अपभ्रंश भाषा बनी। उसके बाद अपहट्ट भाषा बनी। यद्यपि डायरेक्ट लोग जो होते हैं वो यही बताते हैं कि अपभ्रंश भाषा से हिंदी का विकास हुआ, लेकिन अपभ्रंश भाषा के बाद ही एक अपहट्ट भाषा हुई है। उसके बाद आपकी हिंदी का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है? हिंदी का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ मित्र? हिंदी का विकास हुआ है। तो देखिएगा, थोड़ा समझिएगा कि सबसे पहले जो भाषा थी वो संस्कृति भाषा थी। संस्कृति भाषा में आप देखेंगे कि जो वेदों की भाषा थी, कौन सी? वेदों की भाषा। वेदों की भाषा थी मित्र, वह संस्कृति भाषा थी। कैसी भाषा थी? संस्कृति भाषा थी। और एक बात और देखेंगे आप कि जो गुप्त काल की जो दरबारी भाषा थी, गुप्त काल की जो दरबारी भाषा थी, अब आपने इतिहास पढ़ा होगा, हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो गुप्त काल की दरबारी भाषा थी वो भी क्या थी? संस्कृत थी। गुप्त काल की जो दरबारी भाषा थी वो कौन सी थी? संस्कृत थी। उसके बाद आपने देखा पाली भाषा आई। संस्कृत भाषा से किसका विकास हुआ? पाली भाषा का। और पाली भाषा में आपने देखा होगा जो बौद्ध ग्रंथ हैं, क्या है? बौद्ध ग्रंथ हैं। बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे हुए हैं? पाली भाषा में लिखे हुए हैं। मतलब बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ है, उनके जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। उसके बाद
प्राकृतिक भाषा या अर्धमगधी, इनकी जो भाषा थी उसमें आप देखेंगे जो सातवाहन, आपने इतिहास पढ़ा होगा, सातवाहन वंश हुआ था आंध्रा में, सातवाहन वंश हुआ था और इसका जो फाउंडर था वो शिमुक था और इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए थे। इनकी जो भाषा थी वो प्राकृतिक भाषा थी और जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं, जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनकी भाषा भी क्या थी, प्राकृत थी। उसके बाद आपने देखा जो अपभ्रंश और हिंदी है ये सौर सैनी कुल की है। किसकी है? सौर सैनी कुल की है। अपभ्रंश या हिंदी भाषा है वो किसकी है? सौर सैनी कुल की है। और अपभ्रंश भाषा से किसका विकास हुआ है? हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो मित्र कभी कभी इसकी सीरीज पूछ ली जाती है, कभी कभी इसका क्रम पूछ लिया जाता है। जो अक्सर छोटे मोटे ऐसे टेट एग्जाम देते हैं, पैट एग्जाम देते हैं, उसमें ऐसे कभी कभी सीरीज आ जाती है तो लोग गलत कराते हैं, तो आपका एक नंबर गलत ना हो इसके लिए ये सीरीज बहुत जरूरी है। सबसे पहले भाषा का विकास हुआ वो संस्कृति भाषा का विकास हुआ है, उसका पाली भाषा का विकास हुआ है, प्राकृतिक या अर्धमगधी भाषा का विकास हुआ है, फिर अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ है, फिर अपहट्ट भाषा का विकास हुआ है, उसके बाद जो भाषा का विकास हुआ है वह आपकी हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो ये सीरीज है मित्र, पूछ ली जाती है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने आपको इसमें यह बता दिया कि जो वेद थे वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, गुप्त काल की जो दरबारी भाषा थी वो संस्कृत थी, उसका पाली भाषा में जो लिखे गए वो जो पूरी तरह से बौद्ध धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, बौद्ध ग्रंथ लिखे हुए हैं, प्राकृतिक भाषा में जैन ग्रंथ लिखे हुए हैं, और सातवाहन वंश की भाषा थी वो भी आपकी कौन सी थी? प्राकृतिक भाषा थी। ये क्वेश्चन इतिहास से संबंध कभी कभी पूछ ले जाते हैं। और अपभ्रंश, अपहट्ट, अपभ्रंश के बाद अपहट्ट है, अपहट्ट के बाद हिंदी है, और ये सौर सैनी कुल की है। किसकी है? सौर सैनी कुल की है, जिसे हम सीधी भाषा में खड़ी बोली बोलते हैं। कौन सी? खड़ी बोली। और खड़ी बोली अधिकतम कहां बोली जाती है? हरियाणा में बोली जाती है, हरियाणवी बोलते हैं। कहां बोलती है? हरियाणा में, हरियाणवी, जिसे खड़ी बोली कहा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्र। अब मैं बताऊंगा, अपने पॉइंट पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं हम लोग कि वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या है? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मनुष्य था, उसने अपने मुख से निकलने वाली जो ध्वनि थी, क्या थी? ध्वनि थी, उसके लिए जो सिंबल बनाए उन्हें वर्ण कहा जाता है। मनुष्य ने अपने अंदर से जो ध्वनि निकलती है, अपने अंदर से ध्वनि निकलती है, उसके लिए सिंबल बनाए, उन सिंबलों को वर्ण कहा जाता है। और ये जो वर्ण थे, ये जो वर्ण थे, वर्ण आपके दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक तो स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। तो ध्यान दीजिएगा मित्र, ध्यान दीजिए कि जो स्वर हैं, क्या हैं? स्वर। मैं सबसे पहले स्वर के बारे में बताऊंगा, स्वर किसे कहते हैं। इससे पहले एक छोटी सी चीज और है, उससे बताना चाहता हूं। जैसे आपने देखा, ये मनुष्य का गला होता है, ये मुख होता है, इस तरीके से इससे ध्वनि निकलती है। क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है। जैसे आपने इसको देखा, यहां पर मनुष्य का कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। जब ये ध्वनि निकलती है तो मनुष्य के कंठ से लेकर के ओठों तक आने में उसे 5 जगह से टकराना पड़ता है। उस ध्वनि 5 जगह से टकराती है, इसलिए इसके नाम अलग से बेसिक है, समझिएगा। अगर आप इस बेसिक को समझ गए तो बहुत आसानी से इस टॉपिक को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है? कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा होता है वो तालु होता है, तालब भी बोलते हैं इसे, तालु बोलते हैं, तालब भी बोलते हैं। सबसे पहले जो ध्वनि आती है मनुष्य के अंदर से, सबसे पहले कंठ में जाती है, उसके बाद तालब में आती है, उसके बाद आपने देखा
मुर्दा होता है, मतलब तालू के ऊपर जस्ट दांतों के बीच में जो स्थान होता है उसे मुर्दा कहते हैं, मुर्दा। और मुर्दा के जस्ट जो ध्वनि बाहर निकलेगी फिर वो आती है दांतों के पास, तो दंत कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत। क्या कहते हैं? दंत कहते हैं। और दांतों के बाद जब फाइनल जो होती है तो ध्वनि इस तरीके से बाहर निकलती है और ओठों से निकलती है, इसे ओष्ठ कहते हैं। मतलब यह है कि जो ध्वनि है वह इन 5 भागों से होकर गुजरती है। अब आपको बहुत बेसिक तरीके से बताऊंगा कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। अगर आपने ये बेसिक समझ लिया तो बहुत आसानी से आप समझ ले जाएंगे। स्वर उसे कहते हैं, मतलब वोवल, इंग्लिश में कहते हैं वोवल। स्वर उसे कहते हैं जो बिना किसी रुकावट की स्वतंत्र तरीके से मनुष्य के मुख से बाहर निकल जाए। स्वर किसे कहते हैं? स्वर उसे कहा जाता है जो बिना मनुष्य के गले में आने में उसे बगैर किसी रुकावट के स्वतंत्र तरीके से निकल जाए। जैसे कोई ध्वनि यहां से आई, न तो वह कंठ से टकराई, न तालुब से टकराई, न मुर्दा से टकराई, न दंत से टकराई, न ओष्ठ से टकराई। तो ऐसी ध्वनि जो सीधी स्वतंत्र अवस्था में निकल जाए, सीधी निकल जाए, उसे किसी प्रकार का अवरोध का सामना न करना पड़े, तो ऐसे वर्ण को स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। अगर पूछा जाता है स्वर किसे कहते हैं तो बता सकते हैं कि ऐसी भाषा, ऐसी ध्वनि जो बिना किसी अवरोध के मुख से बाहर निकल जाए, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इतना मित्र आपको क्लियर हो चुका। तो स्वर की अगर परिभाषा आप लिखना चाहें तो 2 शब्दों में लिख सकते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर आप लिख सकते हैं मुख की भाषा, मुख की ध्वनि बिना किसी अवरोध के स्वतंत्र रूप से बाहर निकले, उसे स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। इतना मित्र आपको क्लियर हो गया होगा। इस फिगर से भी अगर आपने फिगर समझ लिया तो बहुत कुछ आपने समझ लिया। समझ लीजिए एक बार फिर देखिए, वह ध्वनि जो बिना किसी रुकावट की स्वतंत्र अवस्था से मुख से बाहर निकल जाए, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इतना आपको क्लियर हुआ। अब देखिए मैं स्वर के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, उसे आप जानिए। स्वर के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। अब आपके मन में ये प्रश्न निकला होगा कि स्वर क्या है और कितने प्रकार के होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है। आपने अक्सर पढ़ा भी हो, जानते भी होंगे कि स्वर कितने होते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्वर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। यह क्वेश्चन आपके ध्यान में होगा कि स्वर कितने होते हैं। तो स्वर की जो संख्या होती है मित्र वो 11 होती है। अक्सर आपको बताया जाता है कि स्वर 13 होते हैं, 13 स्वर नहीं होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। आपको चिंता ना करें, मैं आपको 11 स्वर बताऊंगा। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब उसमें यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि आप ये बताइए स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो आप बता सकते हैं स्वर की संख्या होती है वो 11 होती है। यही इसका राइट आंसर है। आयोग ने भी इसको ही सही माना है। कौन कौन से होते हैं देखिए वो बताता हूं मैं। सबसे पहले आप देखा होगा आपने, छोटा आ बोलते हैं, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर ऋषि ऋषि होता है, फिर छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, आप यहां तक पहुंच गए। उसके बाद छोटी अंग और बड़ी अंग, आप ऐसे गिनेंगे तो 13 हैं। लेकिन जो छोटी अंग और बड़ी अंग, छोटी अंग और बड़ी अंग ये स्वर नहीं है। क्या नहीं है? स्वर नहीं है। ये क्या नहीं है? स्वर नहीं है। इन्हें अयोगवाह स्वर कहते हैं। अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं इनको। इनको मित्र क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहते हैं। एक इतिहास, मतलब एक
साहित्यकार थे किशोरीलाल वाजपेयी। किशोरीलाल वाजपेयी ने इनको अयोगवाह कहा था। क्या कहा था? अयोगवाह कहा था किशोरीलाल वाजपेयी ने। किसने? किशोरीलाल वाजपेयी ने। वाजपेयी ने इन्हें अयोगवाह कहा था। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है अयोगवाह निम्न में से कौन सा वर्ण है, तो आप बता सकते हैं अयोगवाह इसमें से कोई एक दिया होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है अयोगवाह निम्न में से कौन सा नहीं है या कौन सा है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि निम्न में से कौन सा वर्ण अयोगवाह है या नहीं है। तो आपको याद रखना है कि छोटी अंग और बड़ी अंग जिसे आप बोलते हैं ये अयोगवाह है। क्या है? अयोगवाह है। इस तरीके से मित्र क्वेश्चन बनता है, जिसे आप बहुत सरल तरीके से आप कर ले जाएंगे कि अयोगवाह किसे कहते हो। आप बता सकते हैं अयोगवाह छोटी अंग और बड़ी अंग को कहते हैं। तो इनको दो हटाते हैं। उसके बाद देखिएगा अब आपके कितने बचे? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यही जो 11 हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यही आपके स्वर हैं। इनकी संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है मित्र? 11 है इनकी संख्या। कितनी है? 11 है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना आपको क्लियर हुआ। छोटा और बड़ा ओ। देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताइए लेखन के आधार पर, अगर क्वेश्चन पूछा था लेखन के आधार, ध्यान दीजिए लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर एक क्वेश्चन पूछा है, लेखन के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है, तो बता सकते हैं 13 होती है। कितनी होती है? 13 होती है। क्योंकि आप 13 लिखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। इसे आप लिख सकते हैं। और यदि उच्चारण के आधार पर, उच्चारण या मात्रा के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। क्योंकि मात्रा के आधार पर जानते हैं कि आप अच्छी तरीके से छोटे आ की कोई मात्रा नहीं लगती है। अगर आप क लिखते हैं, जैसे आप क लिखते हैं इस तरीके से, तो क पे बताइए किसकी मात्रा है? किसी की मात्रा नहीं है, ये क है। ठीक है, तो छोटे आ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। तो इसलिए मात्रा या उच्चारण के आधार पर पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो बता ले जाएंगे 10 है। जबकि लेखन के आधार पर देखा जाता है कि 13 है। लेकिन परंपरागत तरीके से देखते हैं हम लोग, अगर पूछा जाता है परंपरागत तरीके से, परंपरागत तरीके से अगर पूछा जाता है तो स्वरों की संख्या 11 होती है, जो अक्सर पूछा जाता है। तो परंपरागत तरीके से कितनी होती है? 11 होती है। उच्चारण या मात्रा के आधार पर संख्या कितनी होती है? 10 होती है। लेखन के आधार पर इनकी संख्या कितनी होती है? 13 होती है। तो इनको आप मित्र नोट कर ले, ये पूछा जाता है अक्सर कर। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा कि स्वरों के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार के स्वर होते हैं, कौन कौन से स्वर होते हैं, प्रकारों में कौन कौन स्वर होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग याद रखिए जो स्वर के प्रकार हैं वो मोस्टली 3 हैं। स्वर के प्रकार हैं वो मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है हर्ष स्वर। हर्ष या लघु या छोटा या एक मात्रिक, एक मात्रिक स्वर। सबसे पहले होता है हर्ष, लघु, छोटा, एक मात्रिक या मूल स्वर। बात एक ही है, समझने की कोशिश करिए। अगर आपसे पूछा जाता है हर्ष स्वर, लघु स्वर, छोटा स्वर, एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर से आपको क्लियर हो गया होगा ऐसे स्वर जिन पर केवल एक मात्रा लगती है उन्हें एक मात्रिक स्वर कहते हैं। इनको ही मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। इन ये कौन कौन से होते हैं मित्र, वो बताता हूं मैं आपको।
सबसे पहले जैसे बोलते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषे ऋषि, ऋषे ऋषि, ये आपके क्या है, मूल स्वर है। ये क्या है मित्र, मूल स्वर है। इनको याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि मूल स्वर कितने हैं, तो मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। आपको ये क्वेश्चन तो आपका यही क्लियर हो गया कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। इन मूल स्वरों को हर्ष स्वर, लघु स्वर, छोटा स्वर, एक मात्रिक स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। इन्हें जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषे ऋषि, ऋषे ऋषि, ऋषि की मात्रा इस तरह चढ़ती है, जैसे आपने देखा होगा इस तरीके से, जैसे आप बोलते हैं गृह कार्य, गृह कार्य बहुत गृह कार्य है, गृह कार्य नहीं होता है, ये गृही कार्य होता है। क्योंकि गृह कार्य, गृह में ई की मात्रा, ऋषि की मात्रा पे ई झलकती है, इसलिए इसको गृह कार्य कहते हैं। बहुत से टीचर कहते हैं गृह कार्य, इसे होमवर्क इंग्लिश में कहते हैं, गृह कार्य नहीं कहते, गृह कार्य बोलते हैं इसे, गृह कार्य। और आपने देखा मात्र, जैसे मात्र इस तरीके से, मात्र नहीं होता है, मात्रे होता है। क्या होता है, मात्र, शुद्ध उच्चारण है ये, मात्रे। तो अपने पॉइंट पे आते हैं, हर्ष स्वर, लघु स्वर, छोटा स्वर, एक मात्रिक स्वर और मूल स्वर, इनकी संख्या कितनी है, 4 है। बात एक ही है, कौन कौन से हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। इनमें से पूछा जाएगा निम्न में से हर्ष या लघु या छोटा या एक मात्रिक या मूल स्वर निम्न में से नहीं है या है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप बता ले जाएंगे। इन चारों को आप याद रखेंगे। क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अब दूसरे प्रकार का जो स्वर है उसे दीर्घ स्वर, कौन सा, दीर्घ स्वर। हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है, दीर्घ होता है। क्या होता है, दीर्घ होता है। जैसे उसके बाद लघु, लघु क्या कहते हैं, गुरु। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताइए लघु का विलोम शब्द क्या है, लघु का विलोम शब्द क्या है, तो लघु का विलोम शब्द पूछा गया है, गुरु होता है। क्या होता है, गुरु होता है। छोटा क्या होता है, बड़ा होता है। एक मात्रक का द्विमात्रिक, छोटा क्या बोलते हैं, बड़ा बोलते हैं, और एक मात्रक को द्विमात्रिक कहते हैं, द्विमात्रिक, द्विमात्रिक कहते हैं। तो देखिए मित्र, समझिए कि जो दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर हैं, इनकी संख्या पूछी जाती है, संख्या कितनी है। और अगर दीर्घ नहीं आता तो गुरु आएगा, गुरु नहीं आता बड़ा आएगा। बड़ा स्वर की संख्या कितनी है, द्विमात्रिक आएगा। इससे आपको क्लियर हो रहा, किसी तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप बड़े आराम से कर ले जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इनकी संख्या पूछी जाती है कि इनकी संख्या कितनी है, तो आप बता सकते हैं दीर्घ स्वर की, दीर्घ जो स्वर हैं उनकी संख्या 7 है। कितनी है, 7 है। ये क्वेश्चन पूछा गया है पटवारी जैसी परीक्षा में, ये क्वेश्चन पूछा गया। राजस्थान की जो पटवार परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो बता सकते हैं 7 है। अब कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं। आपने छोटा ओ छोड़ दिया, छोटा अ छोड़ दिया, फिर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। इनको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 हैं। बड़ा आ, उसके बाद बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये दीर्घ स्वर है। क्या है ये, दीर्घ स्वर है मित्र, ध्यान रखिए ये क्या है, दीर्घ स्वर हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि जिसमें छोटी ए हर्ष स्वर होगी या छोटा ओ हर्ष स्वर होगा, यहां पर लोग कंफ्यूजन होते हैं कि उसमें छोटा छोटा लगा है ना। तो आप छोटे से ये समझेंगे कि ये छोटी ए और छोटा ओ, छोटा मतलब लघु या हर्ष या एक मात्रक या मूल स्वर है, जबकि ये नहीं है, ये दीर्घ स्वर है। क्या है, दीर्घ स्वर है, स्वर है। आप लोग याद रखिए कौन कौन से हैं, ये 7 है इनकी संख्या। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा हो, इनकी संख्या कितनी है, 7 है।
अब मैंने आपको बताया स्वर 3 प्रकार के होते हैं। तीसरा जो स्वर होता है वो प्लुप्त स्वर होता है। प्लुप्त स्वर होता है। कौन सा होता है? प्लुप्त स्वर होता है। देखिए इसमें क्या है, यदि कोई शब्द आता है तो उसकी एक लय में अनेक शब्द इस तरह खड़े हो जाते हैं। अनेक शब्द खड़े हो जाते हैं, जैसे ओम। आप इस तरह ओम लिखते होंगे, ओम इस तरह लिखते हैं। तो इनकी जो लय है वो आगे कंटिन्यूअस रहती है। जैसे राधे, इस तरह से बोलते हैं राधे राधे। तो इनकी जो क्रम है वो आगे क्रम से चलता रहता है, आगे इस तरीके से चलता रहता है। इस तरीके से आपने देखा होगा। तो ये कौन स्वर होते हैं? प्लुप्त स्वर होते हैं। कौन से होते हैं? प्लुप्त स्वर होते हैं। आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको आगे बता सकूं, ये तो मैंने आपको स्वर बताए। स्वर में यहां तक इतना ही क्वेश्चन आता है। आपको व्यंजन बताता हूं, व्यंजन कौन कौन से होते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट जब तक लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं व्यंजन। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। तो देखिए मैं आपको बताता हूं व्यंजन। जिस तरह से स्वरों की संख्या 11 होती है उसी तरीके से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है वो आपको बताता हूं। व्यंजन की संख्या जो बताइए वो 33 बताइए, 33। 52 कैसे हो जाते हैं वो आपको क्लियर करूंगा कि 52 कैसे होते हैं वो भी आपको बताऊंगा। इनकी संख्या पूछी जाती है तो बता सकते हैं 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। और ये इनका जो क्रम है इसमें से 25 जो होते हैं, इसमें 25 का वर्ण क्रम पूछा जाता है। जैसे आपने एक क्रम है क च, क के बाद च, ट, त और प। क च ट त प, ये इसको आप एक बार क्रम को याद कर लीजिए, ये बहुत पूछा जाता है। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं अक्सर। क छ ट त प, ये किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले इनकी संख्या 25 है। इनका अपना अपना क्रम लिख लेते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अण। अण में मित्र यहां पर लिखा जाता है। इसको अंगह भी कहा जाता है, अंगह। इसको इस तरह से भी कहा जाता था, लेकिन अब पहले कहा जाता था, अब इसको अंगह कहा जाता, अणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अणा। और अणा में बिंदी जो लगती है वो यहां लगती है। ठीक है। उसके बाद च, छ, ज, झ, उसके बाद य। इसे क्या कहते हैं? य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? य कहा जाता है। य, इसको क्या कहा जाता है? य कहा जाता है। उसके बाद ट, ठ, ड, ढ और अणा। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। ये 5-5 के क्रम में इस तरह 25 हो रहे हैं। इनकी संख्या कितनी है? 25 है। 33 मैंने आपको 25 बता दीजिए। 25 आपके व्यंजन क्या है? ये हैं। अब देखिए इनकी अपनी एक अलग विशेषता है। आपने ये देखा होगा ड और ढ, इनको देखिए जरा, इनके बारे में बताता हूं मैं। ड और ढ, ड और ढ, इनको बारे में देखिए थोड़ा। इनके बारे में पूछा जाता है, इनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। देखिए अब मैं आपको उसी पे लेकर चलता हूं, वहीं से निकल के आ जाएगा। वहीं पे लेकर चलता हूं कि जो कंठ है, जब इनको हम बोलेंगे तो हमारी जो प्राण वायु है, ध्वनि है, वो किन किन मार्गों से टकराएगी और वहां से कौन कौन सी ध्वनियां निकलेगी, यहां से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बताता हूं। कि देखिए जो क है, क का जो उत्पन्न होता है, आप बोल के देखिए, खुद बोल के देखिए, क जो उत्पन्न होता है वो कंठ से होता है। मतलब जो क है, क वर्ण के जितने भी वर्ण हैं, क वर्ण के जितने भी 5 वर्ण हैं, इनका जो ये जो उत्पन्न होता है वो कंठ से होता है। किससे? कंठ से होता है। क वर्ण है, क वर्ण की उत्पत्ति,
कहां से होती है? कंठ से होती है। अगर आपसे कुछ पूछा जाता है कंठ से किस वर्ण की उत्पत्ति होती है, तो बता सकते हैं क, ख, घ और ण। इन पांचों जो वर्ण हैं इनकी उत्पत्ति कहां से होती है? कंठ से होती है। कहां से होती है मित्र? कंठ से होती है। तो आप बता सकते हैं क से क, ख, ग, घ और ण की उत्पत्ति कहां से होती है? कंठ से होती है। उसके बाद च, छ, ज, झ और ण, ये जो च वर्ण के जो भी जितने भी वर्ण हैं इनकी उत्पत्ति जो होती है वह तालु से होती है, तालव्य से बोलती है। किससे होती है? तालु से, या तालव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तालव्य भी कहते हैं। इनकी उत्पत्ति कहां से होती है? तालव्य से होती है। च, छ, ज, झ, ञ, इनकी उत्पत्ति कहां से होती है? तालव्य से होती है। कहां से होती है? तालव्य से होती है। और ट वर्ण के जितने भी वर्ण हैं, ट वर्ण के जितने भी वर्ण हैं, इसमें ट, ठ, ड़, ढ़, ण, इसकी उत्पत्ति जो होती है वह मूर्धा से होती है। किससे होती है? मूर्धा या मूर्धम में, मूर्धा या मूर्धम से होती है। ट वर्ण के जितने भी वर्ण हैं, इनकी उत्पत्ति, जितने भी अक्षर हैं इनकी उत्पत्ति कहां से होती है? मूर्धा से होती है। आप बोल के देखिए ट, तो आपकी जो जीभ है वह तालु के और जो दंते उसके बीच में टकराएगी। ट, ठ, ड, आप खुद बोल के देखिए, खुद प्रैक्टिस करके देखेंगे आप, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इनकी उत्पत्ति कहां से हो रही है। तो ट वर्ण की उत्पत्ति कहां से होती है? मूर्धा से होती है। ट वर्ण के जितने भी अक्षर हैं उनकी उत्पत्ति कहां से होती है? मूर्धा से होती है। कहां से होती है? मूर्धा से होती है। आप एक दो बार बोल के देखेंगे तो आपके सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, उसके बाद देखिए आप जो त वर्ग है और त वर्ग के जितने भी पांचों वर्ण हैं उनकी उत्पत्ति दांतों से होती है, दंत से होती है। किससे? दंतों से होती है। आप बोल के देखिए त, तो त आप बोलेंगे तो आपकी जीभ है, आपकी जीवा है, वह दांतों से टकराएगी, जिससे त वर्ण के जितने भी वर्ण हैं, अक्षर हैं, उनकी उत्पत्ति कहां से होगी? दंत से होगी। कहां से होगी? दंत से बोलेगी। जैसे त, थ, द, ध, न। तो आप खुद अनुभव करेंगे, आपकी जिह्वा है वो दांतों से टकरा करके ये पांचों वर्णों की ध्वनि उत्पन्न कर रही है। किसकी? पांचों वर्णों की ध्वनि उत्पन्न कर रही है। उसके बाद देखिए, अब आपका बचा प वर्ग। प वर्ग के जो पांचों वर्ण हैं इनकी उत्पत्ति ओष्ठ से होती है। किससे होती है? ओष्ठ से। सॉरी, पांचों वर्ण हैं, पांचों वर्णों की उत्पत्ति कहां से होती है? ओष्ठ से हो रही है। जैसे प, आप खुद बोल के देखिए, प, फ, ब, भ, म। आपके जो ओठ है इसमें क्या है? ओठ आपके ज्यादा वर्क कर रहे हैं, आपकी जीवा से आपके ओठ ज्यादा वर्क कर रहे हैं। तो प वर्ग के जितने भी अक्षर हैं, वर्ण हैं, उनकी उत्पत्ति कहां से हो रही है? ओष्ठों से हो रही है। तो मित्र ये पूछा जाता है यहां से एक क्वेश्चन, ये सारणी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप एक दो बार इसको रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए। देखिए एक बार मैं फिर बताता हूं, रिवीजन कर लेते हैं क्या जाता है। क वर्ण है, क वर्ग की उत्पत्ति, क वर्ण के जितने भी वर्ण हैं उनकी उत्पत्ति कंठ से होती है। आप यहां से लेके चलिए, कंठ से क वर्ग उत्पन्न होता है। जितने भी वर्ण हैं, पांचों वर्ण कंठ से उत्पन्न होता है। आप यहां से लेके चलिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग कहां पर आते हैं? तालु पे आते हैं। कहां पर पहुंचते हैं? तालु पे। तो उसके बाद देखेंगे च वर्ग है, च वर्ग की उत्पत्ति है वो आपकी मोस्टली तालु से होती है। किससे होती है? तालु से होती है। उसके बाद दांतों और तालु के बीच में एक स्थान होता है, इसे मूर्धा कहा जाता है, वहां से ट वर्ग की उत्पत्ति होती है। ट वर्ग की उत्पत्ति होती है। फिर त से जो दांत होते हैं, दांतों से त वर्ग की उत्पत्ति होती है। और जो ओठ हैं, ओठों से प वर्ग की उत्पत्ति होती है। अगर आप इस ठीक तरीके से याद कर लेंगे तो एक नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। सॉरी, आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद बताता हूं, ये आपके 25 हो गए, 25 आप नोट कर लिए।
ये आपके कितने हो गए 25। आप मुझे बताने कितने 33 हैं। इसके बाद कौन कौन से हैं वो आपको बताता हूं। हाँ, मैंने आपको बताया था इसमें जो ड और ढ, आप लोग याद रखिए, इसमें ड और ढ अलग लिख लीजिए। ड और ढ इनको गौण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? गौण व्यंजन। गौण व्यंजन पूछा जाता है मित्र, इंपोर्टेंट है ये सारणी बहुत इंपोर्टेंट है। अगर पूछा जाता गौण व्यंजन कौन से हैं तो आप याद रखिए गौण व्यंजन ड और ढ है। ड और ढ है, गौण व्यंजन है ये। कौन से? इन्हें उत्क्षेप व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्षेप व्यंजन भी कहते हैं। उत्क्षेप व्यंजन भी कहते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस जैसी परीक्षाएं देते हैं तो उसमें अक्सर कर ये सारणी पूछी जाती है। जो भी विद्यार्थी उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहा है तो उसमें ये क्वेश्चन आते हैं। आप सोचें, बगैर इसके आप हिंदी को पास नहीं कर सकते। अगर आपसे पूछा जाता है गौण व्यंजन निम्न में से कौन से हैं तो बता सकते हैं ड और ढ। ड और ढ गौण व्यंजन है। उत्क्षेप व्यंजन किसे कहते हैं? ड और ढ को उत्क्षेप व्यंजन कहते हैं। इसको आप इंपोर्टेंट डाल के नोट कर लें। अब मैं बताता हूं, इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको 25 बता चुका हूं। इसकी और एक अच्छी बहुत बेहतरीन तरीके से एक अलग वीडियो और बनाऊंगा मैं। 25 आपको बताती है मैंने। अब देखिए इसके बाद य, र, ल और व, ये चार हुए। इनके बारे में देखिए, इसमें य और व, य और व को अर्धस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धस्वर। क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? अर्धस्वर कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है अर्धस्वर किसे कहते हैं तो बता सकते हैं अर्धस्वर। य और व को अर्धस्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धस्वर कहा जाता है। य और व को अर्धस्वर कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है य और व को अर्धस्वर कहा जाता है, आप बता सकते हैं अर्धस्वर किसे कहा जाता है तो बता सकते हैं य और व को अर्धस्वर कहा जाता है। उसके बाद देखिए र को, सॉरी, हाँ, उसके बाद देखिए जो आपका ल है, ल है, ल को क्या कहा जाता है? ल है, ल को क्या कहा जाता है? ल को लुंठित व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लुंठित व्यंजन। व्यंजन कहा जाता है। ल को क्या कहा जाता है? लुंठित, सॉरी, पार्श्व व्यंजन। लुंठित नहीं, पार्श्व व्यंजन कहा जाता है। पार्श्व व्यंजन, पार्श्व व्यंजन कहा जाता है। देखिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। जो ल है, ल को आप बोलेंगे, ल को आप बोलेंगे तो आपकी जीभ मुर्दा से टकराएगी और जो प्राणवायु है वो बगल से निकलेगी। क्या से निकलेगी? बगल से निकलेगी। तो ल बोलते समय जो प्राणवायु है वो बगल से निकली हुई है, इसलिए इसे पार्श्व व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्श्व व्यंजन कहा जाता है। आपने सुना होगा जो लता मंगेशकर थी, इन्हें भारत रत्न मिल चुका है। जो इन्हें, ये कैसी गायिका थी? पार्श्व गायिका थी। कैसी गायिका थी? पार्श्व गायिका थी। लता मंगेशकर पार्श्व गायिका थी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है पार्श्व व्यंजन कौन सा है तो ल है। क्वेश्चन पूछा जाएगा पार्श्व व्यंजन कौन सा है तो बता सकते हैं ल पार्श्व व्यंजन है। कैसा है? पार्श्व व्यंजन है। जबकि जो र है, र, र आपका लुंठित वर्ग है, लुंठित व्यंजन है। ल क्या है? लुंठित व्यंजन है। ध्यान दीजिए, ल, र क्या है? लुंठित व्यंजन है। ल क्या है? पार्श्व व्यंजन है। जबकि य और व अर्धस्वर है। क्या है? अर्धस्वर है। य और व क्या है मित्र? अर्धस्वर है। ल आपका पार्श्व व्यंजन है और र क्या है? लुंठित वर्ग है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं यहां से एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिल जाएगा। आपने ये वर्क, ये आपने तैयार कर लिया तो। उसके बाद देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका रहा
श, श, स और ह। ये चार वर्ण बचे, ये चार वर्ण बचे। इनको बोलते समय आपने देखा होगा, जो प्राण वायु है, इनको बोलते समय आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि जो प्राण वायु है वो एक गर्म अवस्था में निकलती है, एक हॉट अवस्था में निकलती है। इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन। क्या कहा जाता है मित्र? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं इनको। और इन्हें संयुक्त व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन। ऊष्म व्यंजन या संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये दोनों पूछे जाते हैं। इसमें सबसे अधिक पूछा था ऊष्म व्यंजन निम्न में से कौन सा नहीं है? तो श, श, श और श, ह, ये चार ऊष्म व्यंजन हैं। कितने हैं? चार ऊष्म व्यंजन हैं। श, स और ह, ये क्या हैं? चारों ऊष्म व्यंजन हैं। श का निर्माण किससे हुआ है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो मित्रों, आज के लिए मैंने आपको व्यंजन बता दिए, स्वर बता दिए, व्यंजन बता दिए, इनके कितने प्रकार हैं वो सब बता दिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा अनुरोध है कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट शानदार वीडियो में आपकी फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।